नमस्कार साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी साथियों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आयोजित होने वाला है, तो हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ लेके आए हैं। कक्षा 12 की जो इतिहास विषय की जो पाठ्य पुस्तक है, उसके आज हम चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके, अस्थियाँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये चैप्टर है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखें। हम यहाँ इस पूरे चैप्टर की समरी देखने वाले हैं, जो मुख्य जो बिंदु है पाठ के, क्योंकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुने और जो बात नोट करने वाली है वो आप नोट भी कर ले कॉपी में। तो बिना देरी के हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हमारा पाठ का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक है और अभी जो राजस्थान में जो है एनसीईआरटी का सिलेबस ही लागू है, तो आप एनसीईआरटी के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, जितनी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के लिए है। तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर। तो देखो, यहाँ हम शुरुआत करते हैं अपने पाठ में। तो यहाँ देखो, दे रखा है कि हड़प्पाई मोहर के बारे में सबसे पहले दे रखा है। तो मोहर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये हड़प्पाई मोहर, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है क्या? हड़प्पाई मोहर। मोहर मतलब जो वर्तमान में जो मोहर हम काम में लेते हैं, वैसी मोहर। और यह मोहर हड़प्पा सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तुओं में से एक है। ये प्रश्न पिछली बार शायद पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो वहाँ की मोहर है। और यह मोहर एक सेलखड़ी नामक एक पत्थर से बनाई जाती थी, जो कि थोड़ा मुलायम होता था। और इन मोहरों पे हम देखें, मुख्य रूप से जानवरों के चित्र इन मोहरों पे बनाए जाते थे। और मोहर एक, जहाँ पहचान के लिए या फिर जैसे कोई व्यापारी है अपनी वस्तुओं पे पहचान के लिए वहां लगाते थे, या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भेजते थे, ताकि सामान की पहचान हो सके कि वो सामान जो है उन्हीं का है, ताकि सामने वाले को भी पहचान में आ जाए कि जो सामान भेजा गया है वो उन्हीं के पास पहुंचा है। तो अपन को ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर है, जो कि सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और उस पे जानवरों के चित्र उत्कीर्ण रहते थे। आगे हम देखते हैं, इन मोहरों पे एक लिपि भी होती थी, जो कि वर्तमान तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है साथियों। तो हड़प्पाई मोहरों पे क्या क्या होता था? एक तो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, और जानवरों के चित्र होते थे, और उस पे कुछ लिपि भी होती थी। और वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, आपको ये ध्यान रखना है। हड़प्पाई लिपि के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है क्या हड़प्पाई लिपि अभी तक डिकोड या पढ़ ली गई है? तो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका हड़प्पा लिपि को। हम आगे चलते हैं। अब ये हड़प मोहर के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे है कि हड़प्पाई लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा जो कुछ वस्तुएं छोड़ दी गई है पीछे, जैसे कि उनके आवास है, उनके मृद भांड है, जैसे कि आवास है, मृद भांड है, आभूषण है, औजार है, मुहरे हैं। ये सब से भी हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में मिलती है। तो ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। तो आवास है, मृदभांड है, आभूषण है, औजार है और मोहरे। आगे देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पता होगा कि जो इसकी खोज है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे की गई है। खोज जो है 1921 में, आपको याद होगा, दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने जो है, दयाराम साहनी
तो दयाराम साहनी ने इनकी खोज 1921 में जो है हड़प्पा नामक स्थल पे की थी, इसीलिए इसको हम हड़प्पा नामक स्थल खोज करने का इसको हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ है जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और उसी के नाम पे हम इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इसके कालक्रम के विषय में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है इसका कालक्रम माना जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम हम निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पाई क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। आरंभिक मतलब ये हड़प्पा जब सभ्यता जो थी उससे पहले भी तो लोग रहते होंगे यहाँ, या फिर हड़प्पा सभ्यता जब हम बात करेंगे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, तो 2600 ईसा पूर्व से पहले भी लोग यहाँ रहते होंगे और 1900 ईसा पूर्व के बाद भी तो लोग तो रहते ही होंगे। इसका मतलब है कि ये जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का हमारा काल है, ये विकसित हड़प्पा का काल है। तो आरंभिक हड़प्पा मतलब 2600 ईसा पूर्व से पहले का जो काल है वह आरंभिक हड़प्पा में हम लेते हैं, और 1900 ईसा पूर्व के जो बाद का काल है वह परवर्ती हड़प्पा में हम लेते हैं। तो ध्यान रहे, आरंभिक हड़प्पा का मतलब होता है कि जो 2600 ईसा पूर्व से पहले का काल, और ये यहाँ ऊपर देखिए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व हम इसका कालक्रम निर्धारित किया था, तो उसी कालक्रम, तो ये तो विकसित हड़प्पा कालक्रम हुआ ना। इससे पहले का काल तो आरंभिक हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में थी, और 1900 ईसा पूर्व के बाद जब वापस ग्रामीण संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता आई तो वो परवर्ती काल का था। परवर्ती मतलब बाद में, आरंभिक मतलब प्रारंभ वाला। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी, इस सभ्यता को कहा जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व को विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देना कि पुरातत्वविद जो होते हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे हैं, मनके, बाट या फिर पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें हम सम्मिलित करते हैं। तो अगर आपसे संस्कृति के बारे में, अगर सब संस्कृति या सभ्यता के बारे में अगर पूछता है प्रश्न, तो ध्यान रखना कि संस्कृति शब्द का प्रयोग तो पुरातत्वविद ऐसी पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट शैली के होते हैं और जो सामान्यतः एक साथ या एक ही स्थान विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और जो किसी एक ही कालखंड के से संबंध होते हैं। जबकि सभ्यता जो है, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तु जैसे मोहरे हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक है और पकी हुई ईंटें, ये सम्मिलित है जो कि सभी जगह समान रूप से पाई जाती है। जैसे बाट है, मनके हैं, वो हड़प्पा में मिलेंगे, मोहनजोदड़ो में मिलेंगे, कालीबंगा में मिलेंगे। तो सभ्यता से हमारा तात्पर्य है जिसका विस्तार ज्यादा है, और संस्कृति मतलब जो कि विशिष्ट किसी कालखंड से संबंध है, कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई है, तो संस्कृति से विस्तारित है सभ्यता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हड़प्पाई लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके दे रखे हैं। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, ध्यान रखना है, मछली भी जिनमें शामिल है, उनसे प्राप्त भोजन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी के भोजन में मुख्य रूप से तो वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद भी शामिल करते थे अपने भोजन में, और जानवर और मछलियों को भी अपने भोजन में शामिल करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से, भाई काफी जगह या कुछ जगह हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ जगह ऐसे स्थल है जहाँ पे हमें कुछ जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, तो उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन जो लोग हैं वो किन किन फसलों का उपयोग करते थे। आहार संबंधी आदतों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं, ताकि बीज मिलते हैं या जले हुए दाने मिलते हैं तो हमें पता लगा सकते हैं कि वो इन फसलों का उपयोग
करते होंगे। आगे देखते हैं कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में जैसे कि गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना है और तिल है, ये मुख्य फसलें वहां करते थे। खास करके अगर मुख्य फसलें पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें क्या थी, तो आपको बताना है गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें हुआ करती थी। इसके अलावा अगर पूछे तो दाल, चना, तिल भी वो अपनी फसलों में उपजाते थे। बाजरे के दाने के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजरे के दाने की हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले, तो बाजरे के दाने का ध्यान रखना, गुजरात गुजरात से हमें बाजरे के दाने मिले हैं। तो ध्यान रखना है, गुजरात से हमें क्या मिले हैं, बाजरे के दाने मिले हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बाजरे से क्या थे, परिचित थे। और मुख्य फसलें क्या होगी अपनी, गेहूं और जौ। इसके अलावा दाल, चना और तिल मुख्य फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो ध्यान रखना है, बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। मुख्य फसलें क्या है, गेहूं और जौ। और खाद्यान्न में क्या शाकाहारी थे या फिर मांसाहारी थे, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। पूरा वनस्पतिज्ञ प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं, वनस्पति का मतलब तो आप जानते हो, पेड़ पौधे। या हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियां जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां हमें मिली हैं। इसका मतलब है कि वो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन जानवरों से परिचित थे। किन किन से, भेड़, बकरी, भैंस, शुगर, इनकी हड्डियां मिली है, मतलब इनसे वो परिचित थे। ठीक है, तो क्या क्या, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, सुअर हो गई, इनकी हड्डियां है। और ये सभी जानवर क्या थे, पालतू जानवर थे। ठीक है, जंगली प्रजातियों जैसे कि वराह, वराह का मतलब सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां भी हमें मिली है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। इसका मतलब इन सभी जानवरों से वह परिचित थे। तो ध्यान रखना, यहाँ अलग कलर से किया गया है, वो कुछ इंपोर्टेंट है इसलिए, जैसे कि जानवर पालतू थे। क्या, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग जानवरों को पालते थे, तो हाँ बिल्कुल जानवरों को पालते थे। जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस आज भी पालते हैं। सुअर, वराह सुअर, ये जंगली प्रजातियां हैं, हिरण, घड़ियाल वगैरह। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हड़प्पाई कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि में क्या क्या तकनीकें अपनाते थे। तो ध्यान रखना है, कृषि प्रौद्योगिकी में हमें हड़प्पा सभ्यता में सबसे इंपोर्टेंट जो साक्ष्य मिला हुआ है, कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा से मिला है हमें जुता हुआ खेत। क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलेंगे, कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो हड़प्पाई कृषि प्रौद्योगिकी में हम कालीबंगा देख सकते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जहां से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हमें, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है, ध्यान रखना है, हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या है, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा मतलब, कालीबंगा का मतलब ये होता है कि काली चूड़िया, क्योंकि इसकी खोज 1952 में हुई है। अमलानंद घोष ने इनकी खोज की है 1952 में। और जब ये वो खोज कर रहे थे, वहां खुदाई कर रहे थे, सबसे पहले उनको काली चूड़िया मिली, इसीलिए इसका नाम जो है कालीबंगा उन्होंने रख दिया है। जैसे कि जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल के नाम पे रखा गया है, क्योंकि वो सबसे पहले जो खोज है वो हड़प्पा की हुई, उसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में। आगे देखते हैं हड़प्पाई कृषि प्रौद्योगिकी में। तो इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। कौन से खेत में, जो कालीबंगा से हमें जो खेत मिला है, वहां पे समकोण पे मतलब एक दूसरे को काटते हुए, एक आड़ी एक तिरछी, ऐसे काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते थे कि एक साथ दो अलग अलग फसलें क्या करती थी, उगाई जाती थी। तो एक साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं चोलिस्तान। चोलिस्तान जो कि आपकी बुक में एक जगह इंडेक्स में दिया गया है। तो चोलिस्तान का मतलब होता है थार रेगिस्तान, जो अपने जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर जो थार वाला रेगिस्तान है। और जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो क्षेत्र है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसी को क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, बनावली एक प्रमुख स्थल है हरियाणा में।
ध्यान रखना, बनावली बनावली से प्रश्न पूछा जाता है तो बनावली से हमें मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप मिला है। क्या मिला है? मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? बनावली। और बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है। और चोलिस्तान जो पाकिस्तान का वह रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि भारत से ये लगा हुआ है वह चोलिस्तान है। तो बनावली हरियाणा में है, जहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप। हल का प्रतिरूप मतलब खिलौना, हल का खिलौना। अब हल का खिलौने मिलने का मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हल से परिचित थे। जैसा कि अभी हमने कालीबंगा में देखा, तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और दो रेखाएं आपस में समकोण पे काट रही, इसका मतलब हल से परिचित थे, तभी तो खेत जोता होगा उन्होंने। ठीक है। और वह हल का प्रतिरूप हमें बनावली जो कि हरियाणा में वहां से मिला भी है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करते थे? हल का। ये आपको पॉइंट जब आप कृषि प्रौद्योगिकी बनाओगे वहां तो उसमें लिखना है कि द्वितीय खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप हमें कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है। जो कि समकोण पे काटता था, जो कालीबंगा से खेत मिला है वो। ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पाई मोहरों पर किए गए रेखांकन और मरण मूर्तियां यह इंगित करते हैं कि बरसब, बरसब बोले तो बैल, ठीक है ना, बरसब की बैल के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का क्या होता था? प्रयोग होता था, अर्थात हल बैलों के द्वारा खींचा जाता था। सामान्य सी बात है, पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं रही होगी अभी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह या ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, तो हल जोतने के लिए सामान्यतः बैलों का ही प्रयोग करते हैं। आज से कुछ सालों पहले या आज भी कहीं जगह ऐसा होता आपने देखा होगा कि हल जोतने के लिए आज भी बैलों का प्रयोग किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी हल जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बरसब। बरसब यानी कि बैल का। बरसब का चित्रांकन हड़प्पाई मोहरों पे भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ आपको मैं एक बात बता देता हूँ, तो हड़प्पाई सभ्यता के लोग यहाँ बरसब तो है, लेकिन ध्यान देना बरसब गाय के कोई साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे कि निम्न में से किस जानवर से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो गाय, क्योंकि गाय का चित्रांकन हमें हड़प्पा सभ्यता की किसी भी मोहर या और कहीं से हमें कोई ऐसा चित्रांकन नहीं मिला है। ठीक है ना। गाय हो गया, घोड़े के भी कुछ ज्यादा साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, कुछ जगह अस्थियां मिली है, लेकिन ऐसा माना जाए सामान्य रूप से इसका प्रयोग हुआ नहीं। घोड़ा है, गाय है, शेर, शेर है, ठीक है ना, तो इनके साक्ष्य हमें वहां से नहीं मिले हैं। ऊंट, ऊंट का भी ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन से, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, ऊंट हो गया, इन जानवरों से हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्य रूप से परिचित नहीं थे, मतलब है कि इनको नहीं पालते थे। ऐसे हमें कोई साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तो मोहरों पर रेखांकन है, मण मूर्तियों पर रेखांकन है बैल का, जिससे हमें पता चलता है कि वह हल जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते, क्योंकि और किसी तो उपयोग के लिए बैल का उपयोग पालते नहीं होंगे, हल के लिए ही, जोतने के लिए बैल का पालन करते होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अर्ध शुष्क का मतलब है जहां पे सिंचाई की सुविधा की जरूरत आपको पड़ेगी, ज्यादा बारिश नहीं होती है। अर्ध शुष्क का मतलब आधे सूखे, जहां बारिश होती भी है, नहीं भी होती है, कम होती है, या फिर तो वहां पे कृषि के लिए आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में ये एक स्थल ध्यान रखना है, सोर्थुगई। एक और स्थल है मुंडी का हक, लेकिन आपके सिलेबस में सोर्थुगई है, तो ध्यान रखना सोर्थुगई से क्या मिला है हमें? नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सोर्थुगई। और सोर्थुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। आपको अगर मैप के लिए भी ध्यान रखा है, मैप के लिए भी आप पढ़ो तो ध्यान रखना कि सोर्थुगई कहाँ पर है? सोर्थुगई और मुंडी का वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र है, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता में हमें काय के साक्ष्य मिले हैं? नहरों के अवशेष मिले। कहाँ से? सोर्थुगई से। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि नहरों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? सोर्थुगई। और सोर्थुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इसके इसके अलावा देखते हैं हम, ये धोलावीरा, ये इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। ये धोलावीरा जो है गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा लेना, लिख लेना कि धोलावीरा कहाँ है। मैप की दृष्टि से भी है और वैसे भी है। तो धोलावीरा गुजरात में है, वहां के जलाशयों का प्रयोग ध्यान रखना है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, और वहां पे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। तो धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभव होता है
संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो ध्यान रखना है, धोलावीरा से जो हमें कुछ जलाशय मिले हैं वहां उनका प्रयोग कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं, हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों में अवतल चक्कियां बड़ी संख्या। अवतल चक्किया का मतलब जो कि जमीन पे रखे उनको उनके ऊपर आटा वगैरह कुछ पीसा जाता था। तो अवतल चक्किया हमें हड़प्पा स्थल है मोहनजोदड़ो, वहां से हमें काफी मात्रा में मिली है। ध्यान रखना है, अगर पूछे कि बताइए कि अवतल चक्कियां कहाँ से मिली है तो मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र यही साधन थी। आपकी किताब में एक अवतल चक्की का चित्र भी दिया गया होगा जो आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे उसको नीचे जमीन में जमा के रखा जाता था और उसके ऊपर फिर बाट के माध्यम से, बाट मतलब जो उसके ऊपर एक सील बट्टा होता था उसके माध्यम से फिर पीसा जाता था। तो ये अवतल चक्किया है जो कि कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये चक्किया ध्यान रखना स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी, ये भी ध्यान रखना। जैसे हमने सेलखड़ी में देखा था तो सेलखड़ी एक पत्थर है, मुलायम पत्थर है, ठीक है ना। तो मुलायम पत्थर है तो तभी तो मोहर बन पाएगी ना मुलायम पत्थर, वरना तो क्या होगा कि पत्थर टूट जाएगा, उस पर नक्काशी नहीं हो पाएगी ना, या बारीक जो लिपि वगैरह वो नहीं लिखी जाएगी। तो ध्यान रखना है कि ये जो अवतल चक्किया है वो अग्निज अथवा बलुआ पत्थर जो होता था उससे बनाई जाती थी। ठीक है, इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल होते थे। ठीक है, उत्तल मतलब उठे हुए, बीच में से उठे हुए, तभी तो वह जमीन पे ठीक ठाक बैठ पाएगी। इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता था। ठीक है, तो इन्हें जमीन में जमा कर या मिट्टी में रखा जाता था ताकि पीसने में हमें क्या रहे, आसानी रहे। तो अवतल चक्किया मोहनजोदड़ो से मिली है, अग्निज या फिर बलुआ पत्थर से बनी होती थी। ठीक है, ये देखना अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से। आगे देखते हैं, और मुख्यतः दो प्रकार की मिली है चक्किया। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। यहाँ देखिए, यहाँ विवरण दिया गया है। अर्नेस्ट मेके की पुस्तक है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो 1937 में, ये उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उसमें भी इनके बारे में कुछ वर्णन दिया गया है इस पुस्तक में। तो अगर आपको पुस्तक का नाम पूछे से तो कम संभावना है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में लिखी थी, अर्नेस्ट मेके की पुस्तक है। अब हम एक और विशेषता मोहनजोदड़ो की देखने जा रहे हैं, नियोजित शहरी केंद्र की। मोहनजोदड़ो एक क्या था, नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का क्या था, विकास। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कौन सी सभ्यता थी, ध्यान रखना है, शहरी सभ्यता। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता शहरी थी या फिर ग्रामीण थी, तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का रहा है। क्या रहा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक हड़प्पा ही, एक मोहनजोदड़ो, तो दो प्रमुख पुरा स्थल इसके रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो का ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली, ज्यादा बड़ी संख्या में अवतल चक्किया मिली हैं, बृहद स्नानागार मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, यहाँ से हमें ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहरे मिली है। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है इस सभ्यता का। आगे देखते हैं कि यहाँ बस्ती दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये यहाँ के नगरों की, यहाँ के शहरों की प्रमुख विशेषता है कि जो बस्ती होती थी वो दो भागों में होते थे। ठीक है ना, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पे बनाया जाता था, एक छोटा वाला भाग होता था, एक छोटा वाला भाग होता था लेकिन वह ऊंचाई पे बनाया जाता था, और दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर, मतलब जो ऊंचाई पे बनाया गया था वह तो दुर्ग कहलाता था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और जो नीचे वाले स्थान पे बनाया गया था वह निचला शहर कहलाता था। तो ध्यान रखना कि बस्ती हड़प्पा सभ्यता में बस्ती कितने भागों में बटी होती थी, दो। बताइए कौन कौन से दो भाग है, एक दुर्ग है, एक निचला शहर है। ऊंचाई पे कौन सा बना होता था, दुर्ग बना होता था, और नीचे वाले स्थान पे कौन सा बना होता था, निचला शहर बना होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग तथा एक बड़ा क्षेत्र निचला पूर्वी भाग होता था। ये भी ध्यान रखना कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी भाग,
मतलब है ये कहना चाह रहा है कि दुर्ग जो होता था वो पश्चिमी दिशा में होता था, जिसको गढ़ी या टीला भी बोलते हैं, और जो निचला वाला भाग होता था वो पूरी दिशा में होता था। ये ध्यान रखना आपको, है ना। अगर पूछे कि जो ऊंचे वाला स्थान, ऊंचाई पे जो स्थान बनाया जाता था उसको तो हम बोलते क्या बोलते हैं, दुर्ग। नीचे वाले स्थान पे जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निचला शहर। तो दिशा ध्यान रखना है, तो पश्चिम में क्या बनाया जाता था, दुर्ग, जो कि ऊंचाई वाले स्थान पे बनाया जाता था। और पूर्व में क्या बनाया जाता था, निचला शहर, जो कि नीचे वाले स्थान पे होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, मतलब पहले चबूतरा बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर वो संरचनाएं बनाई जाती थी। और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया है, और जो पश्चिम में जो ऊंचाई पे बनाया गया है वह दुर्ग भी कहाँ से घिरा है, दीवार से। इसका मतलब कि दोनों जो भाग है वह दीवार से घिरे गए थे। ठीक है, दुर्ग भी दीवार से घेरा जाता था और निचला शहर भी दीवार से घेरा। दीवार से घेरने का मतलब कि ताकि वहां की सुरक्षा हो सके बाहरी जो जानवर वगैरह है उनसे। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय तो थे नहीं, तो वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करते थे। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ के लोग करते थे। ठीक है ना, जो कि धूप में सुखा के बनाई जाती थी, उनको पकाया भी जाता था। आगे देखते हैं, कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, और ये चबूतरे नींव का काम करते थे। ठीक है, भवन निर्माण हेतु काम में ली गई ईंटें भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, पर ये एक निश्चित अनुपात के होते थे। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना है कि जो ईंटों का जो आपको मिलेगा, चाहे भले ही चाहे वह धूप में सुखाए या फिर भट्टी में पका के बनाई गई हो, लेकिन उनका एक निश्चित अनुपात आपको मिलेगा, और वह निश्चित अनुपात है 4:2:1। ये सामान्य अनुपात हमको मिलता है 4:2:1। ये ईंटों का अनुपात है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। भाई अगर उसकी ऐसे लंबाई 4 है तो जो जो चौड़ाई होगी वह 2 होगी, और ऊंचाई होगी उसकी आधी होगी। 4 के आधा 2, 2 का आधा 1, ऐसे ईंट वर्तमान में भी इस मानक का प्रयोग करते हैं ईंटों में, सामान्यतः देख सकते हैं आप। तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसका क्या किया गया था, कार्यान्वयन किया गया था। कि मतलब पहले आपने डिजाइन बना लिया कि यहाँ ये बनेगा ये बनेगा, उसके बाद आपने कार्य किया हो। जैसा कि वर्तमान में एक आप नक्शा बना के अपना घर वगैरह बनाते हैं ना, कि पहले बना लिया कि इधर रसोई होगा इधर नाली होगा, वैसे। तो हमें हड़प्पा सभ्यता देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने पहले इसे बनाया होगा, उसके बाद उन्होंने कार्य किए होंगे। तो ये हमें हो गया हड़प्पा सभ्यता के शहरों के बारे में। तो आपको विशेषताओं में ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, जो कि दो भागों में बटा था। एक दुर्ग था और एक निचला शहर था। दुर्ग ऊंचाई पे बनाया गया और निचला शहर नीचे वाले स्थान में बनाया गया। कच्ची ईंटों का और पक्की ईंटों दोनों का प्रयोग करते थे, और ईंटों का अनुपात 4:2 था। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम नालों का निर्माण। नाले मतलब नालियां। ठीक है, पानी जल निकासी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और यह प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है नालियों का निर्माण या फिर नालों का निर्माण, ध्यान रखना है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली, ध्यान रखना है। जब भी आप हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखे तो नियोजित जल निकास प्रणाली पे आपको जरूर लिखना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक विशिष्टता क्या है कि नियोजित जल निकास प्रणाली, ध्यान रखना है। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में, ग्रिड मतलब ये ऐसे सड़क जा रही है तो ऐसे गलियां, ठीक है ना। ये ग्रिड, ग्रिड का मतलब आड़ी टेढ़ी जाल बन जाता है एक, इसको हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। समकोण का मतलब इधर से जा रही है इधर से जा, आज भी आप शहरों में ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या काट रही है, समकोण पे काट रही है। ये इधर से अगर मुख्य सड़क है, ये देख लो,
ये अगर मुख्य सड़क है तो इधर से इधर जाके इधर आप कैसे भी जाओ, आप ये समकोण पे काट देती, समकोण पे काट। पहले नालियों के साथ, ध्यान रखना, पहले ये बताया गया है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया। तो पहले क्या बनाई, नालियां, और उसके साथ में उन्होंने क्या बना दी, गलियां, और फिर उसके अगल बगल में उन्होंने क्या बनाए, घर बनाए। ठीक है, ताकि जल, क्योंकि उस समय तो सबसे प्रमुख समस्या या प्रमुख काम यही रहा होगा कि जल की निकासी कैसे हो, ताकि जल कहीं नाली में या फिर गली में अगर ठहर गया तो फिर कच्चे मकान है या ईंटों से बनाए गए मकान है तो समस्या आ सकती है। ठीक है ना, तो पहले उन्होंने नालियों के साथ गलियां बनाई थी, उसके बाद उन्होंने आवासों का निर्माण किया होगा, ऐसा वहां से हमें पता लगता है। आगे देखते हैं, दूसरा है, आगे देखते हैं, घरों में गंदे पानी की निकासी के लिए हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। भाई प्रत्येक जो घर है वो नाली के माध्यम से गली से जुड़ा होता था, ताकि वहां का जो पानी है वो उस नाली में चला जाए। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। मतलब कुछ जगह उनमें जगह जगह पे होल बनाए जाते थे सफाई के लिए, ताकि उन ढक्कन को हटा के उसकी नाली की क्या की जा सके, सफाई की जा सके। कुछ स्थानों पर ध्यान रखना, ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग भी किया गया था। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि घरों के जो गंदा पानी निकालना है, निकालने के लिए जो गली है, तो गली की नालियों से जोड़ा गया है घर को, हर घर को, और मुख्य, और वह छोटी नाली जाएगी, एक मुख्य नाली में मिलेगी, बड़ी नाली में, अपने से बड़ी नाली में, और वह बड़ी नाली अपने से बड़े नाले में जाके मिलेगी, जो कि मुख्य नाले में, जो सड़क ना, जो मुख्य सड़क होती थी, वो मुख्य सड़क के किनारे किनारे जो मुख्य बड़ा नाला होता था उसमें जाके मिलती थी, और वह बड़ा नाला शहर से बाहर कहीं जाके गड्ढे में खाली होता था। और ध्यान रखना, नालियों में जगह जगह एक बड़ा होल या एक बड़ा गड्ढा बना के वो सफाई के लिए वहां रखा जाता, ताकि जो गाढ़ा कचरा होगा, मिट्टी वगैरह होगी, वो उस गड्ढे में जम जाएगी, ताकि उसकी बाद में उसकी सफाई की जा सके, उसको ढका जाता था, नालियों को भी ढका जाता था। ठीक है, वर्तमान की तरह नहीं है कि वर्तमान में नालियां आप देखते हैं कैसे जाम हो जाती है, थोड़ा बहुत प्लास्टिक वगैरह उसमें अच्छी निकासी नहीं होती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग हमसे कितने एडवांस है, या कितने एडवांस थे हमसे, कि वह देखो पहले नक्शा बनाया करते थे कि कैसे बसाना है, घर कैसे बनाने हैं, गलियां बना लिया, गलियों का नक्शा बना लिया, नालियों का नक्शा बना लिया, उसके बाद वो अगल बगल में घर बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती, जो नालियां जाती थी, पहले एक होदी, छोटी होदी बनाई जाती या फिर मलकुंड होता था, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। वर्तमान की तरह तो प्लास्टिक वगैरह तो था नहीं। ठीक है, तो पहले तो कोई मिट्टी वगैरह या ऐसा ही हुआ करता था, तो जिसमें ठोस मलकुंड जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। तो मतलब ये हो कि जैसे घर से नाली निकल रही है, तो पहले वो एक गड्ढा बनाया जाता था, यहाँ खोद मलकुंड बना दिया, तो घर की नाली का पानी जाएगा इसमें, और यहाँ जो जो कठोर पदार्थ जो निकले हैं मिट्टी, वो तो यहीं जमा हो जाएगी। इसका मतलब नाली फिर आगे यहाँ से ये जुड़ गई नाली में, तो यहाँ से गंदा गंदा पानी यहाँ जमा होने के बाद यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, ताकि हम यहाँ की सफाई करें, पूरी नाली की सफाई नहीं करनी पड़े। फिर ये जो नाली जा रही है ये आगे एक नाली, बड़ी नाली मिल जाएगी, और ये बड़ी नाली जो है ये एक बड़ी नाली में और जाके मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें जगह जगह क्या बना दिए, यहाँ सफाई करने के लिए ऐसे ही हो दिया या मलकुंड बना दिए, ताकि इनकी सफाई करके पूरी नाली की सफाई हो जाए, ताकि जो कठोर पदार्थ वो इनमें क्या हो जाए, जमा हो जाए। ठीक है, तो एक पहले हो दिया मलकुंड में खाली होती जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था। ठीक है, गंदा पानी, जो गंदा पानी है गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए ओदिया बनाई गई थी। यह विवरण अर्नेस्ट मेके की पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये ध्यान रखना, ये आपकी किताब में दिया गया है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन एक इनकी पुस्तक है, अर्नेस्ट मेके की है, जो कि उन्होंने 1948 में लिखी थी। उसमें हमें ये विवरण मिलता है, ध्यान रखना है। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किन की पुस्तक है, अर्नेस्ट मेके की। तो ये हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता की जल निकास व्यवस्था, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सभी विशिष्ट जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे प्रमुख मानी जाती है, उनकी नियोजित जल निकास प्रणाली। आगे देखते हैं हम गृह स्थापत्य, ध्यान रखना गृह स्थापत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने अभी हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां मुख्य रूप से कितने भागों में बटी होती थी, दो भागों में बटी होती थी। एक तो पश्चिम में बनाया जाता था, जिसको बोलते हैं, हमने क्या बोला, दुर्ग,
एक जो पूर्व में बनाया जाता था जिसको हम बोलते हैं निचला शहर, क्या बोलते हैं, निचला शहर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो कि पूर्व में बनाया जाता था, आवासीय भवनों के क्या क्या प्रस्तुत करता है, उदाहरण बनता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सामान्य लोग यहीं रहते होंगे, ठीक है, निचले शहर में, क्योंकि इसमें जनसंख्या ज्यादा थी। और जो पश्चिम में जो दुर्ग था वहां संख्या कम थी लोगों की। आवासीय भवनों में से कई भवन आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे। जैसे ये आंगन हो गया, मान लेते हैं ये आंगन हो गया, और इसके चारों ओर क्या हो गए, ये कमरे हो गए, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो घर होता था वो एक आंगन पे केंद्रित होता था, और उसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, ध्यान देना, मुख्य रूप से आंगन का काम खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का मुख्य, जैसे मान लो ये घर का आंगन हो गया, इधर कपड़े हो गए, वो क्या कमरे हो गए। तो मुख्य रूप से कताई वगैरह करनी है या कोई खाना वाना बनाना है तो वो आंगन में ही, आज भी आपने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है। पुराने घर जो बनाए गए थे वो इसी डिजाइन से बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो संभवतः आंगन में खाना बनाने या फिर कताई करने के काम में लिए जाते होंगे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना। जो भूमि तल मतलब जो जमीन पे जो दीवारें बनाई गई है पहले, उनमें खिड़कियां नहीं है, ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अंदर नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो घर बनाते थे उनमें खिड़कियां बनाते थे, नहीं बनाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो दीवारें होती थी घरों की, उनमें खिड़कियां सामान्यतः नहीं होती थी। और मुख्य द्वार जो होता था, मेन गेट, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। इसका मतलब समझे, देखना, ये मुख्य गेट है घर का, ठीक है। अब आप इससे आप सीधा अंदर की तरफ, क्योंकि ये आंगन हो गया घर का और ये गेट हो गया, तो आप अगर कोई बाहर इधर सड़क इधर से कोई देख रहा है तो आप सीधा आंगन में नहीं देख सकते, ठीक है ना। यहाँ कुछ बनाया होगा तो आप सीधा अवलोकन नहीं कर सकते। गेट तो होता नहीं था, तो यहाँ कुछ अवरोध होता था ताकि आप सीधा अंदर नहीं देख सकते। और नहर दीवारों में क्या होती थी, खिड़कियां होती थी। इसका मतलब है कि वह क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, एकांतता को ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है। तो दीवारों में, घरों की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, आंतरिक भाग का आप सीधा अवलोकन नहीं कर सकते मुख्य गेट से। इससे हमें पता लगता है कि हड़प्पाई लोग अपनी एकांतता को क्या देते थे, महत्व देते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एकांत प्रिय थे। आगे देखते हैं, हर घर का ईंटों से बना अपना एक क्या होता था, स्नानघर होता था, जैसे कि आज भी होता है, बाथरूम। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका भी जो है हर घर में अपना अपना एक क्या होता था, स्नानघर होता था। स्नानघर होता था जो है, जिसकी जो नाली है वो सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, ठीक है, ताकि स्नान घर का जो पानी है वो नाली में चला जाए। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने तो सीढ़ियां भी बनाई गई थी। भाई कुछ घरों में हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि मैं 2 मंजिले थे, तो दूसरी मंजिल पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां तो चाहिए ही। तो कुछ घरों में ऐसे हमें अवशेष मिले हैं कि छत पे जाने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी। तो अगर पूछे तो क्या छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, या 2 मंजिला भी मकान होते थे हड़प्पा सभ्यता में, बिल्कुल। कई जगह में ऐसे अवशेष मिले कि 2 मंजिले मकान वहां हुआ करते थे, ठीक है। कई आवासों में कुएं भी थे जो अधिकांशतः एक कक्ष में बनाए गए थे, ध्यान रखना। कुछ घर ऐसे मिले जिनमें हमें कुएं भी मिले, ठीक है, जिसके बाहर से जाए तो एक कक्ष में बनाए जाते। एक कक्ष मतलब एक कमरा अलग ही होता था उनके लिए, और ऐसे कमरे में कुआं होता था, और उस कमरे में बाहर से भी आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा, जैसे मान लो ये घर है, ये पूरा मकान है, यहाँ कमरा बनाएगा, यहाँ कमरा बनाएगा, यहाँ, तो इस कमरा में मान लो हमने कुआं बना रखा है, जिसका एक गेट बाहर भी खुलेगा सड़क की तरफ, या फिर यूं कहीं गली की तरफ, और एक गेट यहाँ खुलेगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब, ये गेट बाहर खुलने का मतलब कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है वो भी इस कुएं का इस्तेमाल कर सके पानी पीने वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो प्रत्येक घर में, या यूं कहे कि कई आवासों में, प्रत्येक में नहीं लेकिन कई आवासों में कुएं थे जो कि एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जहां से बाहर से भी आया जा सकता है, जिनका उपयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता है। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, 700। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ ले ऐसा, आपको लिखना है। तो मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, 700, ठीक है ना। अब एक और विशेषता हम मोहनजोदड़ो की देखते हैं, दुर्ग। हमने क्या क्या देख लिया, जल निकासी देख ली, वहाँ का जो है जल निकासी देख ली, वहाँ का शहरी केंद्र देख लिया,
मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दुर्ग, ठीक है। और ये अपने देख लिया, जल निकासी अपनी हो गई, ये गृह स्थापत्य हमने देख लिया मोहनजोदड़ो का, ये घर कैसे बनाते थे, ठीक है ना। अब हम दुर्ग के बारे में देखते हैं। दुर्ग देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने देखा, या हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो नगर मिलते हैं वो तो दो भागों में बटे हुए हैं, ये तो हमको पता ही है। एक पश्चिम वाला है जिसको बोला जाता है दुर्ग, और एक पूर्व वाला है जिसको बोला जाता है निचला शहर। ध्यान रखना आपको, एक तो पूर्व में, पश्चिम में है, सॉरी, ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है। तो पूर्व वाले को निचला शहर बोला है, जो नीचे वाले स्थान पे बनाया गया है। पश्चिम में जो बनाया गया है, थोड़े ऊंचे स्थान पे बनाया गया है, इसको क्या बोला जाता है, दुर्ग बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली ऐसी दो संरचनाएं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। जिनका भाई दो भाग है, दुर्ग और निचला शहर। तो ये दुर्ग में हमें मिली है माल गोदाम मिला है और एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है ना। माल गोदाम को हम क्या बोलते हैं, विशाल अन्नागार बोलते हैं। ये भी कभी कभी आ जाता है, इसको अगर पूछे कि विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है अन्नागार, विशाल अन्नागार का मतलब, अन्न का मतलब अनाज रखने के लिए, ठीक है ना। तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हमें, मोहनजोदड़ो में दुर्ग से हमें क्या मिला है, माल गोदाम और विशाल स्नानागार, जिनका प्रयोग सामान्यतः विशिष्ट जो सार्वजनिक जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें उसका उपयोग शायद किया जाता होगा, ठीक है। तो हमें विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में। देखो विशाल स्नानागार के बारे में यहाँ दे रखा है। तो विशाल विशाल स्नान अन्नागार देखना, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से से मतलब पूरा अभी ढांचा हमें नहीं मिलता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो संभवतः लकड़ी सा बना था बहुत पहले ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ध्यान रखना है, ये विशाल अन्नागार है, जो वर्तमान में हमें उसकी जो नींव है वही हमें मिलती है, उस आधार पे हम पता कर सकते हैं कितने कमरे थे, कितने बड़े थे, और ऐसा था, ठीक है ना। ये विशाल माल गोदाम हो गया। अब हम देखते हैं विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार, तो अब स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल। तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार क्या था, जलाशय, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा था, ठीक है ना। ये हो गया अपना ऐसा, ठीक है ना, एक गलियारे से मतलब ऐसा, गलियारे से घिरा था, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना विशाल स्नानागार हो गया, चारों ओर से गलियारे से घिरा। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिण भाग में, ये ध्यान रखना है, ये काफी बार पूछ लिया जाके कि इसके कौन सी तरफ सीढ़ियां थी, तो उत्तर और दक्षिण की तरफ क्या बनी होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी, ठीक है। तो विशाल स्नानागार में जैसे मान लो ये स्नानागार है, तो इसके उत्तर में यहाँ सीढ़ियां है और यहाँ सीढ़ियां उतरने के लिए, ठीक है भाई। स्नान करने के लिए तो नीचे तो उतरना पड़ेगा ना इसमें, तो उत्तर और दक्षिण में इसमें क्या बनाई गई है, सीढ़ियां बनाई गई है। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे से, ध्यान रखना है, जिप्सम के गारे का प्रयोग इसमें किया गया है ताकि इसमें जो जल भरे वो रिसे नहीं, ठीक है। तो इसको जिप्सम के प्रयोग से इसको जलरोधी बनाया गया है। तो ये विशाल स्नानागार हो गया, इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई है और इसके चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ है, और दोनों तरफ इसके रूम कमरे बनाए गए हैं, ठीक है। और इसको जलरोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। इसके तीन और कक्ष बने हुए, ध्यान रखना, इसके तीनों और कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एक में एक बड़ा कुआं है। अब तो इसमें पानी आएगा कहीं ना कहीं से, तो इसमें पानी लाना पड़ेगा ना, तो एक एक कक्ष में बड़ा कुआं हमें मिला है, शायद उस कुएं से इसमें पानी भरा जाता होगा। और इसके तीन और क्या बने हुए, कक्ष बने हुए हैं, ताकि जैसे धार्मिक अनुष्ठान है तो लोग आएंगे तो उन कक्ष में रुकने के लिए या फिर कपड़े वगैरह बदलने के लिए, ऐसा कुछ आज भी आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल के आसपास ऐसे होते होंगे, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, जलाशय से पानी एक बड़ी नाली में बह जाता था। भाई जलाशय में जैसे आपने स्नानघर का उपयोग किया तो उसका पानी, गंदा पानी निकालने के लिए, तो जलाशय का जो पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाई गई थी। मतलब इसके उत्तर में एक और छोटा स्नानागार मिला है, जिस जहां हमें 8 स्नानघर मिले हैं। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने होते थे, मतलब एक गलियारे के दोनों ओर, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए और यहाँ 4 हो गए, ऐसा, ठीक है।
एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। इस जलाशय का प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ध्यान रखना है। तो स्नानागार का प्रयोग क्या करते थे? विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, और दोनों संस्थाएं हमें कहाँ से मिली है? मोहन जोदाड़ो से या मोहन जोदड़ो से। आगे हमें दे रखा है धोलावीरा, ये प्रमुख स्थल है गुजरात का, और लोथल ये भी प्रमुख स्थल है गुजरात का। तो धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल से हमें ध्यान रखना है, हमें मिला है गोदीवाड़ा। क्या मिला है? गोदीवाड़ा। ठीक। लोथल से हमें क्या मिला है? गोदीवाड़ा। तो ध्यान रखना है, लोथल से हमें गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा बोले तो बंदरगाह। ध्यान रखना, बंदरगाह, गोदीवाड़ा या बंदरगाह, या इसका नाम डक यार्ड भी मिलता है, डोक यार्ड। डोक यार्ड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, ये आगे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। तो धोलावीरा और लोथल बस्ती क्या थी? किलेबंद थी। ध्यान रखना है, धोलावीरा और लोथल किलेबंद थी। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर उच्च ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ध्यान रखना, लोथल में दुर्ग जो है दीवार से नहीं घिरा था, बल्कि कुछ ऊंचाई पे घिरा था। क्योंकि हमने देखा था कि जो दो भागों में जो बस्ती बटी होती थी, उसमें पश्चिम भाग में दुर्ग बनाया जाता था, वो दीवार से घिरा हुआ होता था। लेकिन ध्यान रखना, लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं था। ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगी कौन से स्थल, कौन से स्थल से जो दुर्ग है वो दीवार से घिरे जाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो लोथल से। ठीक है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में स्वाधान। ये प्रमुख है विशेषताओं में, हम विशेषताएं भी देख रहे हैं, ये सारी विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता में स्वाधान। स्वाधान मतलब कि मरने के बाद जो जलाया जाता है या दफनाया जाता है या क्या किया जाता है, उसको बोलते हैं स्वाधान या स्वाधान। ठीक है। तो ध्यान रखना है, हड़प्पा स्थलों से मिले स्वाधानों में आम तौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता है। ध्यान रखना है, गर्तों में। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। सामान्य रूप से देखे तो जो मरने के बाद है हड़प्पा सभ्यता में, उनको कहाँ में दफनाया जाता था? गड्ढों में। ठीक है। सामान्य तौर पे मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में मृद भांड, कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले। कुछ कब्रों में हमें क्या मिले हैं? मृद भांड और आभूषण। मृद भांड मतलब मिट्टी के बने हुए, मिट्टी के बने हुए मृद भांड, मिट्टी से बने जो बर्तन है, मिट्टी से बने बर्तन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बर्तन जो है उनको हम बोलते हैं मृद भांड। आभूषण हो ही गए। तो कुछ कब्रों से हमें क्या मिला है? कुछ कब्रों से हमें मृद भांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि संभवतः हड़प्पाई लोग आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। क्या एक सामान्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में समाधान क्या होते थे? दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया, गर्त मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था। और कुछ कब्र हमें ऐसी मिली हैं, कुछ कब्रें जिनमें उसके साथ साथ वो मृद भांड या फिर आभूषण भी दफनाते थे। जैसे कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए कुछ बर्तन हो गए, या फिर उसके द्वारा पहने हुए कुछ आभूषण हो गए, वो भी उसी के साथ वह उस गड्ढे में क्या कर देते थे? रख देते थे, दफना देते। इसका मतलब क्या हुआ? शायद उनकी ऐसी मान्यता रही होगी कि मरने के बाद इनकी आत्मा या फिर जो है उसको भी जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है भाई, जब तक जीवित है तब तक प्रयोग करता ही था, लेकिन मरने के बाद भी शायद उसको जरूरत पड़े, जो तब कहा जाएगा। तो शायद ऐसी मान्यता रही होगी, तो शायद वो उसका उपयोग कर ले ऐसा। ठीक है। तो हमें इससे ये हम पता लगा लगा सकते हैं कि शायद उनका ऐसी मान्यताओं में विश्वास रहा होगा मरने के बाद के जीवन में हड़प्पा वासियों का। ठीक है। तो ये उनका समाधान हो गया। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से हमें आभूषण मिले हैं। ठीक है। तो महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, दोनों के जो समाधान है वहां से हमें आभूषण मिले हैं। हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, ठीक है ना, शंख के 3 छल्लों जेस पर एक प्रकार का ये रत्न है। मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। ध्यान रखना है,
तो हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो उत्खनन हुआ है उनमें एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जेस्पर के मनके मिले हैं और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक क्या मिला है, आभूषण मिला। इसका मतलब शायद ये आदमी मतलब पैसे वाला रहा होगा या अमीर रहा होगा, तभी शायद ऐसी वस्तुएं इसके समाधान में मिल रही है, वरना सामान्यतः तो मर्द भांड मिलेगा या फिर उनके द्वारा प्रयोग किए गए छोटे मोटे कोई आभूषण मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता था, ध्यान रखना है। तो हमें कई जगह ऐसा भी मिला है समाधान में कि वहां पे उनको तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, सामान्य था, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मृतकों के साथ बहुमूल्य बहुमूल्य मतलब जो ज्यादा कीमती वस्तुएं हैं वैसी वस्तुएं दफनाने में ऐसा कोई विश्वास नहीं था, ठीक है ना। अब हम देखते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तु मतलब ऐशो आराम की जो सी वस्तुएं हैं उनकी। पूरा वस्तुओं को पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो मतलब एक वस्तु तो वो हुई जो सामान्यतः उपयोग में ली जाती है और एक ऐसी वस्तु होगी जो विलासी वस्तुएं हैं जिनको विलासिता की वस्तुएं हम कहते हैं, ऐशो आराम के लिए, जो कि मनुष्य का जीवन और थोड़ा सरल कर देती है ऐसी वस्तु, ठीक है ना। तो उपयोगी वस्तुओं में तो देखे तो वो रोजमर्रा की वस्तु होगी, ठीक है। जिनमें देखो उपयोगी वस्तु में जिनमें पत्थर हो गई, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जो कि सामान्य चक्कियां हैं, मृदभांड है, सुई, झावा आदि शामिल है। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा या फिर छोटे मोटे जो पत्थर या मिट्टी से जो पदार्थ बनाए जाते थे, आभूषण वगैरह, मृदभांड वगैरह, ये सब उपयोगी वस्तुएं हैं जो कि हर परिवार को एक जरूरत थी सामान्यतः। ये वस्तुएं सामान्यतः रूप में बस्तियों में सब जगह पाई गई है, ठीक है ना। तो ये तो उपयोगी वस्तु होगी जो सभी बस्तियों में लगभग पाई गई है। अब हम विलासिता वस्तुओं में देखते हैं तो विलासिता की वस्तुएं तो कुछ ही वस्तुओं में पाई जाएगी जहां पे लोग थोड़े पैसे वाले अमीर होंगे, तो उन वस्तुओं को विलास की वस्तुएं मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी या ऐसे पदार्थों से नहीं बनती थी जो कि जटिल तकनीक से बनी हो, ठीक है ना। जैसे कि फयोन्स, ये फयोन्स आपकी सिलेबस या आपकी किताब के पार्ट में दे रखा है एक तरफ, तो ध्यान रखना फयोन्स क्या है, घिसी हुई रेत अथवा बालू जो रेत है उसमें रंग मिला दिया जाएगा या फिर कोई चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाएगा और फिर उसको मिश्रण करके या उसको मिला के जो पका कर जो पदार्थ बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं, फयोन्स। फयोन्स समझे भाई, मिट्टी हो गई, बालू मिट्टी हो गई, ठीक है। और बालू मिट्टी में कोई चिपचिपा पदार्थ ऐसा डालोगे जिससे वह मिट्टी क्या हो जाएगी, चिपचिपी, और उसमें अगर आप मनचाहा रंग डाल दो, जिस रंग का आप बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो रंग हो गया, चिपचिपा पदार्थ हो गया और बालू मिट्टी हो गई, ठीक है ना। घिसी हुई रेत या बालू एक ही बात है। इन तीनों को मिक्स करके अब आप मनचाहा कोई जो भी बनाना चाहिए वो बना सकते हो। ये महंगी हुआ करती थी उस समय फेयोन्स, ठीक है ना। तो फेयोन्स हो गया कि छोटे पात्र हो गए, मतलब फेयोन्स के पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग किए जाते होंगे उस समय, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो फयोन्स से बनी जो वस्तुएं हैं वो विलासिता की वस्तुओं में शामिल की जाती थी। ये आपको ध्यान रखना। वो फयोन्स क्या है ये हमने अभी देख लिया, जिसमें बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिला के बनाया जाता था। आगे देखते हैं, महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः छोटी वस्तुओं में बिरले ही मिलती है। मतलब है कि जो छोटी वस्तुएं हैं उनमें ऐसी जो पदार्थ ऐसी वस्तुएं वो सामान्य रूप से नहीं मिलती है जैसे फेयोन्स से, क्योंकि इनको उसमें महंगी वस्तुएं माना जाता था और ये बड़ी वस्तुओं में ही सामान्यतः रूप से मिल पाती थी। जैसे कि आजकल देखो गांव में या कुछ छोटे शहरों में कोई वस्तुएं नहीं मिल पाती है जो कि बड़े शहरों में ही मिल पाती होगी, ठीक वैसे ही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन, तो चन्हुदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है क्या, चन्हुदड़ो, जो कि लगभग 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, और मोहनजोदड़ो लगभग 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। तो एक मोहनजोदड़ो के मुकाबले तो चन्हुदड़ो बहुत ही छोटा शहर हो गया या छोटी बस्ती हो गई, जो कि ये पूरी तरह से अगर आप चन्हुदड़ो को देखोगे तो ये पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न एक प्रमुख बस्ती थी, ध्यान रखना है। खास करके यहाँ क्या बनाए जाते थे, जो मनके होते थे, मनके मतलब मणिये, वर्तमान में आप मालाएं वगैरह पहनते होंगे उसमें जो मणिये होते हैं वो मनके हैं। शंख से निर्मित जो वस्तुएं होती थी वो आदि वगैरह इस चन्हुदड़ो से प्रमुख रूप से बनाए थे, ध्यान रखना है।
चन्हुदड़ों का ध्यान रखना, आपको नक्शे मैप में भी एक बार चन्हुदड़ों को मैपिंग करना है। तो शायद आपको मैप में अगर आ जाए चन्हुदड़ों, तो आपको मैप में किताब में दे रखा है आपके सिलेबस में, तो ध्यान रखना है। चन्हुदड़ों जो है इसको ध्यान रखना है। चन्हुदड़ों हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख शिल्प उत्पादन बस्ती थे। क्या था? शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था कौन? चन्हुदड़ों। तो शिल्प कार्यों में देखना, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु का कार्य करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब क्या था? प्रमुख शिल्प का कार्य था। और इन शिल्प कार्यों के लिए एक प्रमुख बस्ती थी क्या? चन्हुदड़ों। ध्यान रखना है। कार्निलियन देखना, कार्निलियन जो है एक सुंदर लाल रंग का एक पत्थर हुआ करता था, कार्निलियन। जेस्पर है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है और सेलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं प्रमुख रूप से वह प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखना है कौन कौन से यहाँ पत्थर देखे तो कार्निलियन हो गया, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलकड़ी पत्थर हो गए, तांबा, कांसा और सोने जैसी प्रमुख धातुएं का प्रयोग मोहनजोदड़ो वासी करते। तो ध्यान रखना है ये। तो चन्हुदड़ो क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्र हो गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। और शंख और फ्योन से पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। तो ध्यान रखना है, कार्निलियन, स्फटिक, क्वार्ट्ज, इन सब का, और इसके अलावा तांबा, सोना, इनका प्रयोग भी है। शंख हुए, फ्योन से, इन सब का प्रयोग भी काय में करते थे? मन के बनाने में करते थे। ठीक है ना? मन के कई आकार के थे, ठीक है ना? जैसे मन के कई आकार, जैसे चक्राकार हो गया, बेलनाकार हो गया, गोलाकार हो गया, ढोलाकार हो गया, खंडित, ये मनकों के प्रकार के थे। तो मनके काय से बनाए जाते थे? मनके मिट्टी से भी बनाए जाते थे, पत्थर से भी बनाए जाते थे, तांबे के, सोने के और विभिन्न प्रकार के पत्थरों के, शंख के, फ्योन्स के, इन सब के मनके बनाए जाते थे। और कैसे बनाए जाते थे? किस आकार के? चक्राकार बनाए जाते थे, बेलनाकार बनाए जाते थे, गोलाकार बनाए जाते थे, ढोलाकार बनाए जाते थे और खंडित मनके भी होते थे। ये मनकों के क्या हो गए? आकार प्रकार हो गए। अब देखना, कुछ मनकों पर उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था कुछ मनकों को, और कुछ पर रेखा चित्र उके गए। आज भी आप कुछ मनके या मणि ऐसे देख सकते हैं, उनपे कुछ चित्रकारी होती है सुंदर करने के लिए उनको, ठीक है ना? या कुछ मन के चक्राकार भी होते हैं, कुछ मन के बेलनाकार भी होते हैं, ठीक है ना? तो ठीक वर्तमान में जैसे आप देखते हो, ठीक वैसा ही पहले भी वो ऐसा करते थे। ठीक है। घिसाई, पॉलिश और छेद करने के साथ ही मन का निर्माण की प्रक्रिया क्या होती थी? पूरी की। मनके की क्या हो गया? आपने घिसाई कर ली, उसका पॉलिश कर लिया और उसमें आपने छेद कर दिया, और ये करने के बाद आपका मन का क्या है? तैयार है। तो ये सब होता था। तो अगर आपको मन का निर्माण के बारे में पूछा जाए, तो आपको बताना है कि मन के कच्ची मिट्टी को पकाकर या विभिन्न प्रकार के पत्थर, जिसमें कार्नियन है, स्फटिक है, क्वार्ट्ज है, या सोना है, चांदी है, सोना है, धातु वो क्या तांबा है, और ये शंख है आदि, फ्योन से, इनसे मनके बनाए जाते थे। और मनकों के जो गोलाकार भी बनाए जाते थे, ढोलाकार भी बनाए जाते थे, चक्राकार भी बनाए जाते थे, या खंडित मनके भी बनाए जाते थे। और घिसाई करने के बाद, पॉलिश करने के बाद और छेद करने के बाद मन का पूरा होता था। और कुछ मनकों पे चित्रकारी भी की जाती थी और उनको सजाया भी जाता था, और कुछ मनकों पे रेखा चित्र बनाए जाते थे। ये सब मनकों के बारे में अपनी बात हो गई। और मनके बनाने का प्रमुख केंद्र क्या है? चन्हुदड़ो। ध्यान रखना है, मनके बनाने का प्रमुख केंद्र क्या है? चन्हुदड़ो। ये ध्यान रखना है। चन्हुदड़ो पूछे, चन्हुदड़ो मनके बनाने का या शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। काय का? शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? चन्हुदड़ो। ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं नागेश्वर। नागेश्वर जो स्थल है वो गुजरात में, नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। और बालाकोट कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यहाँ भी, ये भी समुद्र, भाई चन्हुदड़ो भी समुद्र किनारे स्थित एक प्रमुख बस्ती है। समुद्र किनारे है, इसका मतलब वहां पे अच्छी बालू भी मिल जाएगी, वहां पे शंख भी मिल जाएंगे, वहां पे कुछ धातु भी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो नागेश्वर गुजरात में है और बालाकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान की बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। जो शंख यानी कि सीप से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियां हैं, करछियां हैं, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, उनके निर्माण के क्या थे? विशिष्ट केंद्र। तो ध्यान रखना है, चन्हुदड़ो तो है ही एक प्रमुख बस्ती, इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट, ये दो बस्तियां और है जहाँ पे ये समुद्र किनारे स्थित बस्तियां हैं, जहाँ पे शंख से यानी कि सीप से कुछ वस्तुओं का निर्माण होता था, जिसमें चूड़ियां, करछियां और पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल है। इन सब का भी उत्पादन यहाँ होता था।
शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है, कि हमें कैसे पता कि चंदोदड़ो में मनके बनाने का प्रमुख कारखाना था या फिर नागेश्वर या बालाकोट में ऐसा होता था। ध्यान रखना कि सामान्य रूप से देखें तो वहां पे अगर प्रस्तर पिंड पत्थर का कोई पिंड, पूरा शंख या तांबा अयस्क जैसा कोई कच्चा माल, औजार मिलते हैं, अपूर्ण वस्तु, अपूर्ण मतलब जिसको काम चल रहा था और बीच में ही छोड़ दिया, या फिर जो उसका कचरा वगैरह है, त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट हमें जहाँ से मिलता है, तो हम ऐसा पता कर सकते हैं कि यहाँ शायद इनका उत्पादन किया जाता होगा। जैसे वर्तमान में भी अगर आपको कोई मतलब मालूम मार्बल का कहीं से कचरा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कहीं आस-पास यहाँ मार्बल का काम किया जाता होगा, ठीक है? तो वैसे ही इतिहासकार भी पता लगाते हैं, पुरातत्वविद भी ऐसा ही पता लगाते हैं कि वहाँ से अगर कोई त्यागा हुआ माल मिल रहा है, अपूर्ण वस्तुएँ मिल रही है, औजार मिल रहे हैं, प्रस्तर पिंड मिल रहे हैं या कच्चा माल मिल रहा है, तो उस जो कच्चा माल मिल रहा है उसके केंद्र के रूप में उसकी पहचान की जाती है। तो इस प्रकार शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान पुरातत्वविद करते हैं, ठीक है? इन आधारों पे करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल, ये उसका व्यापार है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है?